गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है ये आपको डिफरेंट कोर्सेज में देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये टॉपिक जो है वो बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट 1 में भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है। और आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे अगर आप जीएनएम स्टूडेंट है तो जीएनएम फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एमएससी नर्सिंग में भी ये टॉपिक जो है वो इंक्लूड है। तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है हमेशा एग्जाम में 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टडी पर्पस के लिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या है और क्या होता है। So, the goal of medicine are to promote health, to preserve health, to restore health when it is impaired, and to minimize suffering and distress. तो हमारे जो मेडिसिन सिस्टम है उसका बेसिकली क्या गोल है हमारा, तो टू प्रमोट हेल्थ, मतलब हमारे हेल्थ को प्रमोट करना, यानी कि हर इंडिविजुअल हो या फिर कम्युनिटी के लोग हो क्या हो, हेल्दी हो, और उनके हेल्थ को प्रिजर्व करना और उसको रिस्टोर करना, यानी कि अगर कोई डिजीज हो गया तो उसको फिर से रिकवर करवाना, अगर टू रिस्टोर हेल्थ व्हेन इट इज इम्पेयर्ड, एंड टू मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। अगर डिजीज हो गया तो जो सफरिंग और डिस्ट्रेस हो सकता है डिजीज की वजह से उसको मिनिमाइज करना, यानी कि कम करना। Those goals are embodied in the word prevention। तो ये सारा गोल्स कैसे फुलफिल हो सकता है, तो इन सारे गोल को फुलफिल करने में ये जो वर्ड प्रिवेंशन है इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। So definition. So prevention is the act of impeding or preventing something from happening such as disease or a social condition। तो प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है, एक एक्ट ऑफ इम्पेडिंग और प्रिवेंटिंग। ये एक एक्ट है किसी भी चीज को रोकने का या फिर प्रिवेंट करने का, यानी कि रोकथाम करने का। जो और ये कुछ भी हो सकता है, लाइक डिजीज हो सकता है या फिर कोई सोशल कंडीशन हो सकता है जिसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन दी लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो बेसिकली जो है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन एंड क्वार्टिनरी प्रिवेंशन। जो पहले वाले जो बुक होंगे उसमें आप या तो प्राइमोडियल देखते होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी देखते होंगे। किसी किसी बुक में ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आपको ओनली देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप कम्युनिटी में पढ़ रहे हैं इसे तो आपको ये 5 लेवल ऑफ प्रिवेंशन लिखना है फॉर गेटिंग अ गुड मार्क्स। सो अपडेटेड वन जो है हमारे पास 5 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। कौन कौन से है, तो प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टिनरी प्रिवेंशन। So first we will see the primordial prevention. तो primordial prevention consists of actions and measures that inhibit the emergence of risk factor in the form of environmental, economic, social and behavioral conditions and cultural pattern of living etc। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है, एक्शन एंड मेजर्स दैट इनहिबिट द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी कि ये एक ऐसा एक्शन है जो कि रोकता है इमरजेंस, कोई भी चीज का जो रिस्क फैक्टर है, यानी कोई बीमारी अभी हुआ नहीं है लेकिन अगर होगा तो जो भी रिस्क फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई डिजीज कंडीशन या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उसको ही ये रोक देता है। चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, इकोनॉमिक फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो, बिहेवियरल कंडीशन हो या फिर कल्चरल पैटर्न एक्सेट्रा हो सकता है। So it is the prevention of the emergence or development of risk factor in countries or population groups in which they have not yet appeared। तो मैंने जैसा बताया ये एक ऐसा प्रिवेंशन है जिसमें हम लोग इमरजेंस या फिर डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी रिस्क फैक्टर जो डेवलप हो रहा है उसको ही प्रिवेंट कर देते हैं, डिजीज उस वक्त अपेयर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी adult health problems, example obesity, hypertension have their
early origins in childhood because this is the time when lifestyle are formed, for example smoking, eating patterns, physical exercise etc. तो इसमें क्या एग्जांपल दिया गया है कि बहुत सारे जो डिसऑर्डर होते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं, लाइक ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्मोकिंग। तो ये क्या है, बच्चे का जो लाइफस्टाइल है वो कब फॉर्म होता है, मीन्स किसी भी इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल जो है वो कब फॉर्म होता है, तो चाइल्डहुड में, यानी बचपन में ही हम लोग चीजों को सीखते हैं कि हमें ये खान पान में जैसा फैमिली वाले खाएंगे हम भी वही खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाएंगे तो ओबेस हो जाएंगे। फैमिली में अगर किसी को हिस्ट्री है और हम बहुत ज्यादा ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, सडनली ट्री लाइफ स्टाइल है, बहुत ज्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करेंगे तो हाइपरटेंशन हो सकता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से लंग्स में कैंसर हो सकता है। तो ये सारा क्या है, रिस्क फैक्टर्स है, तो इसको हम लोग को प्राइमरी स्टेज पे ही प्रिवेंट कर देना है, यानी कि बचपन में ही ये सब अगर हम लोग प्रिवेंट कर देंगे तो बच्चे को आगे चल के जब वो एडल्ट होगा तो ये बीमारियां नहीं होंगी। So in primordial prevention, efforts are directed towards discouraging children from adopting harmful lifestyle. तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये क्या है, एफर्ट्स जो है डायरेक्टेड टूवर्ड्स डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल, यानी कि यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रंस को, जो बच्चे होते हैं उसको बचपन में ही डिस्करेज करते हैं कि वो हार्मफुल लाइफस्टाइल को ना अपनाए। The main intervention in primordial prevention is through individual and mass education. और इसमें जो हम लोग इंटरवेंशन देते हैं, यानी कि इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल को टीच करेंगे, पेरेंट्स को टीचिंग देंगे, या फिर मास एजुकेशन के थ्रू इसमें हम लोग लोगों को इस प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं। Now coming on second level of prevention, that is primary prevention. So primary prevention can be defined as the action taken prior to the onset of disease which removes the possibility that the disease will ever occur. It signifies in intervention in the pre-pathogenesis phase of disease or health problem. Primary prevention may be accomplished by measures of health promotion and specific protection. तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, हम लोग अगर हमारे आसपास कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, डिजीज अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है कि हमें वो डिजीज होगा, यानी कि पैथोजेनेसिस फेज है, प्री पैथोजेनेसिस फेज चल रहा है, डिजीज का जो रिस्क फैक्टर्स है, जो पॉजिटिव एजेंट है, वो हमारे आसपास के एनवायरमेंट में अवेलेबल है, लेकिन हमें क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। तो इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम लोग बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज, यानी डिजीज होने से पहले हम लोग जो डिजीज है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो इसका जो बेसिकली जो एक्टिविटी होता है वो होता है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। आप एग्जांपल ले सकते हैं कोविड का, तो कोविड-19 अगर हमें नहीं होता था तो हमें पता होता था कि किस वजह से होता है, लाइक फोमाइट्स की वजह से हो सकता है, लाइक हम लोग कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टच करते थे तो अगर वहां पे कोविड का वायरस अवेलेबल रहता था तो वो हमें हो सकता था। तो हम लोग इसलिए हमेशा टाइम टू टाइम हैंड वॉशिंग पे फोकस किए ताकि हमें कोविड ना हो, हैंड सैनिटाइजर पे, मास्क का यूज करते थे ताकि ड्रॉपलेट फॉर्म में हमें कोविड ना हो। तो ये सारा जो है प्राइमरी प्रिवेंशन था, यानी कि पॉजिटिव एजेंट अवेलेबल था, हमें कोविड नहीं हुआ था लेकिन हम लोग अपने आप को प्रिवेंट कर रहे थे बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन. It includes the concept of positive health, a concept that encourages achievement and maintenance of an acceptable level of health that will enable every individual to lead a socially and economically productive life. तो अगर हम लोग पहले से ही पॉजिटिव हेल्थ, ये पॉजिटिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट को इनकरेज करता है, लाइक अगर लोग जो है अपने हेल्थ को लेकर के पॉजिटिव हो जाएंगे तो कोई बीमारी होगी ही नहीं, लाइक अपने आप को हमेशा बचाव करते रहेंगे प्राइमरी लेवल पे ही तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो यही एक पॉजिटिव हेल्थ के कॉन्सेप्ट को ये बताता है। प्राइमरी प्रिवेंशन में बी अकम्प्लिश्ड बाय मेजर्स डिजाइन टू प्रमोट जनरल हेल्थ एंड वेलबीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल और बाय स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर्स। और इसको हम लोग कैसे अपना सकते हैं, तो बाय यूजिंग स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर्स के थ्रू, और अपने हेल्थ को प्रमोट करने की जो जो एक्टिविटीज होती है उसको करके हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन को अपना सकते हैं। So primary prevention is achieved by
तो इस चार्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन को कैसे अचीव करते हैं। तो इसका दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है हेल्थ प्रमोशन और एक दूसरा होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो हम लोग हेल्थ को प्रमोट कैसे करेंगे, यानी कि हेल्थ को प्रोत्साहित, लोगों को प्रोत्साहित कैसे करेंगे उनके हेल्थ के बारे में सोचने के लिए और प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाने के लिए, तो बाय द हेल्प ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या क्या आएगा, तो हम लोग लोगों को इम्यूनाइजेशन देंगे ताकि उनको कोई बीमारी ना हो, कीमोप्रोफाइलेक्सिस देंगे, लाइक जो वर्म इन्फेस्टेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग 6 मंथ पे क्या लेते हैं, एल्बेंडाजोल टैबलेट लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमें वर्म इन्फेस्टेशन हो गया, हमें ना हो इसलिए हम लोग इस टैबलेट को लेते हैं। तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस के थ्रू यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स, हम लोग आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को। तो यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, कैल्शियम टैबलेट देते हैं। तो यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एंड सप्लीमेंट ताकि उन्हें क्या है, बच्चे का विकास सही से हो और एनेमिक ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा प्रेगनेंसी के टाइम। तो पहले ही इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये हो गया हमारे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, आगे की क्लासेस में हम लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी देखेंगे। तो बहुत सारे हजार्ड्स होते हैं जो कि हमारे वर्क प्लेस में होते हैं, तो उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब जो है हमारा सेफ्टी मेजर्स हो गया, लाइक ऑक्यूपेशनल हजार्ड से प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड फूड, फूड एडल्ट्रेशन ना हो, ड्रग सेफ्टी के लिए ड्रग कंट्रोल लॉज वगैरह है। तो ये सब के थ्रू हम लोग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड्स, एग्जाम्पल एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमेशा टाइम टू टाइम हमारी गवर्नमेंट जो है पॉल्यूशन चेक करती है, जो भी व्हीकल वगैरह है उसका एनवायरमेंट पे क्या पॉल्यूशन का लेवल है ये चेक करती है, लोगों को अवेयर करती है, जागरूक करती है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे और अपने व्हीकल का पॉल्यूशन चेक करते रहे टाइम टू टाइम। तो ये सारे मेजर्स अपना करके हम लोग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो हम लोग देखेंगे हेल्थ प्रमोशन क्या होता है। तो हेल्थ प्रमोशन जो है इज द प्रोसेस ऑफ एनाबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड देयर बाई इम्प्रूव देयर हेल्थ। तो अगर हम लोग जो भी डिटर्मिनेंट्स जो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा हेल्थ क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये कहलाएगा हेल्थ प्रमोशन, या फिर स्वास्थ्य को कैसे प्रोत्साहित करते हैं इसे हम कहेंगे। तो अप्रोच क्या क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन का, तो the WHO has recommended the following approaches for the primary prevention of chronic disease where the risk factor are established। तो जहां भी रिस्क फैक्टर है यानी डिजीज का ऑनसेट स्टार्ट होने वाला है, तो WHO ने दो अप्रोच दिया है इसको प्रिवेंट करने का। तो पहला है पॉपुलेशन मास स्ट्रेटेजी और दूसरा है हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। तो हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन मास स्ट्रेटेजी क्या है अकॉर्डिंग टू WHO। सो पॉपुलेशन मास स्ट्रेटेजी इज डायरेक्टेड एट द होल पॉपुलेशन इज इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल रिस्क लेवल्स। तो पॉपुलेशन मास स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि एज अ हेल्थ केयर वर्कर हम लोग फोकस करेंगे होल पॉपुलेशन पे, ना कि किसी इंडिविजुअल पे। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज हैव शोन दैट even a small reduction in the average blood pressure or serum cholesterol of a population would produce a large reduction in the incidence of cardiovascular disease। तो एक स्टडी है उसमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग स्मॉल नंबर ऑफ पीपल का ब्लड प्रेशर या फिर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे तो ये जो है क्या होगा, रिड्यूस करेगा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में रिस्क फैक्टर डेवलप होने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का। सो द पॉपुलेशन अप्रोच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सोशियो इकोनॉमिक, बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तो ये जो पॉपुलेशन मास स्ट्रेटेजी है बेसिकली किस और हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो हमारे सोशियो इकोनॉमिक जो भी फैक्टर्स है उसके ऊपर, बिहेवियरल चेंज करने के लिए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी विल सी दी हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। तो हाई रिस्क स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है, दी हाई रिस्क स्ट्रेटेजी एम्स टू ब्रिंग प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल एट स्पेशल रिस्क। दिस रिक्वायर डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एट हाई रिस्क बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ क्लिनिकल मेथड। तो जो भी हाई रिस्क केसेस है यानी कि जो लाइक कोविड
हुआ था तो हम लोग किस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, हम लोग बच्चों को लाइक चिल्ड्रेन को बचाना चाहते थे, हम लोग जो भी हमारे घर में ओल्डर पीपल थे हम लोग उन पे फोकस कर रहे थे कि उन्हें कोविड ना हो, क्योंकि वो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो ऐसे हाई रिस्क को हम लोग को क्या करना है, डिटेक्ट करना है और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और उनको हेल्प करना है कि वो कैसे अपने डिजीज को, आगे जो होने वाले डिजीजेस को प्रिवेंट करे। तो ये हमारा हो गया हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। Next, we will see the secondary prevention. So, it is defined as an action which halts the progress of disease at its incipient stage and prevents complication. तो secondary prevention हम लोग क्या करते हैं, जो डिजीज है उसको, डिजीज हो गया तो हम लोग उसको अर्ली क्या करेंगे, कोई भी सिम्टम शो हुआ तो हम लोग उसको इंसिपिएंट स्टेज पे क्या होता है, सिम्टम शो होता है डिजीज का, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, उसको अर्ली डायग्नोज करेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन अटेम्प्ट्स टू अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस, रिस्टोर हेल्थ बाय सीकिंग आउट अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज एंड ट्रीटिंग इट बिफोर irreversible pathological changes take place and reverse communicability of infection diseases. It thus protect others from in the community from acquiring infection and thus provide at once secondary prevention of for the infected ones at primary prevention for their potential contact. तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर कोई सिम्टम्स डेवलप हुआ तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका अर्ली डायग्नोसिस करवाना चाहिए और स्क्रीनिंग करवा करके उसका ट्रीटमेंट जो है हमें स्टार्ट करवाना चाहिए। इससे क्या हमें क्या बेनिफिट होगा कि कोई भी अगर इन्फेक्शन, अगर कम्युनिकेबल डिजीज है और वो हमें तुरंत अर्ली पता चलेगा तो हम लोग उसको प्रिवेंट कर पाएंगे, यानी कि जो भी लोग हमारे कांटेक्ट में आए थे तो हम लोग उनसे उनको लाइक प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स दे सकते हैं जो भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया था, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अर्ली स्टेज में ही पता चल गया कि इन्फेक्शन है तो खुद को लोगों से आइसोलेट कर सकता है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है वन पर्सन टू अनदर पर्सन में नहीं फैलेगा। Next, we will see the tertiary prevention. It is used when the disease process has advanced beyond its early stage. It is defined as all the measures available to reduce or limit impairment and disabilities and to promote the patient's adjustment to irremediable condition. Intervention that should be accomplished in the stage of tertiary prevention are disability limitation and rehabilitation. तो इसमें क्या है, इसमें डिजीज हो जाएगा, लाइक डिजीज जो है डायग्नोस हो गया, अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, या फिर पेशेंट जो है आपका जो क्लाइंट है वो डिसेबिलिटी हो गया होगा, उसको किसी प्रकार का इम्पेयरमेंट हो गया होगा उसके बॉडी में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसेबिलिटी को हम लोग को, इसमें डिजीज अगर हो गया है तो डिसेबिलिटी नहीं होने देना है, उसको लिमिट करना है और उन क्लाइंट को रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराना है। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन, कोई भी डिजीज होता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, इम्पेयर हो जाता है, इम्पेयर होने के बाद डिसेबल हो जाता है, कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और फिर हैंडीकैप्ड हो जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग लेप्रोसी से ले सकते हैं, लाइक लेप्रोसी भी एक टाइप का क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। इसमें क्या होता है, एम लेप्री जो है हमारे बॉडी में कॉजेटिव एजेंट जो है एंटर करता है, फिर हमें ये लेप्रोसी डिजीज होता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे हमारा नर्व्स जो है, नर्व्स को मेनली इफेक्ट करता है, उसके बाद हमारा सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, स्किन डिस्कलरेशन, उसके बाद हैंड ड्रॉप, फूड ड्रॉप, एम्पुटेशन तक हो जाता है पेशेंट का, तो पेशेंट क्या हो जाता है, हैंडीकैप्ड हो जाता है। तो ये जो है डिसेबिलिटी होता है, तो ऐसे लोगों को फिर रिहैबिलिटेट करना होता है। तो इम्पेयरमेंट क्या होता है, तो इम्पेयरमेंट इज एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो अगर आप लोग लेप्रोसी केस देखे होंगे तो इसमें ये सारा होता है, लाइक उनका साइकोलॉजिकल, लाइक स्टिग्मा की वजह से वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं होंगे, फिजियोलॉजिकली भी उनका लाइक बॉडी में बहुत सारा चेंज होगा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उनके हाथ पैर का क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। डिसेबिलिटी क्या होता है, disability is any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for the human being। तो disability क्या है, वो एक्टिविटी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर रहा है वो डिसेबल पीपल नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसेबिलिटी। हैंडीकैप्ड क्या है, तो हैंडीकैप्ड इज टर्म
as a disadvantage for a given individual resulting from an impairment or disability that limits or prevents the fulfillment of a role in the community that is normal, depending on age, sex, and social and cultural factors for that individual. तो handicapped क्या है? एक disadvantage जो है, जो कि इंडिविजुअल में होता है, जिसमें क्या है, इंडिविजुअल पूरी तरीके से इम्पेयर हो जाएगा या फिर डिसेबल हो जाएगा और अपना कम्युनिटी का जो भी नॉर्मल फुलफिलमेंट होता है, जो फंक्शन होता है एक इंडिविजुअल को करना, वो नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे हैंडीकैप। रिहैबिलिटेशन क्या है? रिहैबिलिटेशन इज द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, educational and vocational measures for training and retraining the individual to the highest possible level of functional ability। तो अगर किसी को डिसेबिलिटी हो गया, कोई हैंडीकैप्ड हो गया, तो हम लोग उस क्लाइंट को क्या करेंगे? रिहैबिलिटेशन देंगे। रिहैबिलिटेशन कुछ भी हो सकता है, लाइक मेडिकल रिहैबिलिटेशन दे सकते हैं, लाइक किसी को अगर फ्रैक्चर हो गया या फिर उसका प्रॉपर जो भी हाथ पैर है वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। सोशल रिहैबिलिटेशन, लाइक हम लोग सोसाइटी में लोगों को इनकरेज कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई डिजीज हुआ तो उसको स्टिग्मा के थ्रू लाइक उसको आइसोलेट ना करे, सोसाइटी से बाहर ना निकाले, एजुकेट कर सकते हैं। अगर कोई लाइक स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? उन्हें एजुकेशन देते हैं, वोकेशनल मेजर्स ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो अपना लाइफ जो है अपने कंडीशन के साथ भी इंडिपेंडेंट होकर के जी सके। तो रिहैबिलिटेशन कितने टाइप्स का होता है? तो ये बेसिकली 4 टाइप्स का होता है: मेडिकल रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, सोशल रिहैबिलिटेशन एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट वी विल सी दी क्वाटिनरी प्रिवेंशन। सो ये एक रिसेंट अपडेटेड प्रिवेंशन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, क्वाटिनरी प्रिवेंशन। सो इट इज अ मेडिकल कॉन्सेप्ट focusing on preventing or mitigating the harmful effect of medical interventions, particularly for patient with chronic or complex conditions। ये बेसिकली हम लोग जो भी हार्मफुल मेडिकल इंटरवेंशन, कुछ बहुत ज्यादा हम लोग, कुछ लोग जो होते हैं हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, या फिर डॉक्टर भी तरह तरह की दवाइयां चला देते हैं, तरह तरह के टेस्ट करवाने लगते हैं पेशेंट पे, तो ये सबको रोकने के लिए ये क्वाटिनरी प्रिवेंशन आया, क्योंकि उसका हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है एक्सेसिव मेडिकल इंटरवेंशंस का। सो इसका डेफिनेशन क्या है? क्वाटिनरी प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स एक्शंस taken to avoid or minimize the negative consequences of medical care। तो इस क्वाटिनरी प्रिवेंशन क्या है? ऐसा एक्शन जिसको लिया गया है, क्यों? तो इस अवॉइड करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए निगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ मेडिकल केयर, यानी कि जो भी मेडिकल केयर है उसका निगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, सच एज ओवर डायग्नोसिस, ओवर ट्रीटमेंट, मिस डायग्नोसिस, एडवर्स इवेंट और मेडिकेशन एरर्स। गोल्स क्या है इसका? तो टू रिड्यूस अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन, मिनिमाइज हार्म फ्रॉम मेडिकल केयर, improve quality of life and reduce healthcare costs। क्वाटिनरी प्रिवेंशन का लेवल्स क्या क्या होता है? तो इसका 3 लेवल होता है: प्राइमरी क्वाटिनरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी क्वाटिनरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी क्वाटिनरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी क्वाटिनरी प्रिवेंशन में क्या होता है? प्रिवेंटिंग अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन। इसमें क्या है? हम लोग अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन लाइक अननेसेसरी टेस्ट करवाना हो गया, अननेसेसरी ट्रीटमेंट चलाना हो गया, इसको प्रिवेंट करेंगे। सेकेंडरी में हम लोग अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट, अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से अगर कुछ एडवर्स इवेंट हो गया, इफेक्ट हो गया, तो हम लोग उसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और टर्सरी क्वाटिनरी प्रिवेंशन बोल रहा है मिटिगेटिंग दी कंसिक्वेंसेस ऑफ एडवर्स इवेंट, और अगर कोई गलत मेडिसिन चल गया पेशेंट को, उसकी वजह से पेशेंट को डिसेबिलिटी हो गया है, तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए टर्सरी प्रिवेंशन में रिहैबिलिटेशन देंगे या फिर डिसेबिलिटी को लिमिट करने का ट्राई करेंगे। स्ट्रेटजीज क्या क्या है, किसके थ्रू हम लोग इसको अपना सकते हैं क्वाटिनरी प्रिवेंशन को? तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, वही मेडिसिन यूज करना जो कि एक अथॉन्टिक कंपनी का हो, ब्रांड का हो, एविडेंस बेस्ड हो मेडिसिन, यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम लोग मेडिकल में करते हैं, ऐसा जो कि रिसर्च के थ्रू प्रूव रहे, तो ऐसा ही मेडिसिन हमें यूज करना चाहिए। शेयर डिसीजन मेकिंग, जो भी डॉक्टर्स का टीम है वो शेयर डिसीजन ले, लाइक ये नहीं कि
एक मेडिकल ऑफिसर कुछ और मेडिसिन लिखा, दूसरा कुछ और मेडिसिन लिखा, तो ऐसा नहीं है, एक शेयर डिसीजन हो ताकि पेशेंट को एक कंटिन्यूटी ऑफ केयर और सेम मेडिसिन जो है वो मिल सके। पेशेंट को एजुकेट करके इस बारे में क्लिनिशियन पेशेंट कम्युनिकेशन, कई बार कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी क्या होता है, ये एरर, मेडिकेशन एरर वगैरह होता है, तो क्लिनिशियन जो डॉक्टर है वो डायरेक्ट पेशेंट से कम्युनिकेट करे रिगार्डिंग देयर ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। केयर कोऑर्डिनेशन, जो भी केयर चल रहा है तो एक अच्छा से कोऑर्डिनेट होके चले, नर्सेस को पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या केयर मिल चुका है या मिल रहा है, इसलिए हम लोग प्रॉपर हैंड ओवर देते हैं ताकि रिपीटेड टेस्ट ना हो, रिपीटेड इंटरवेंशन अननेसेसरी हम लोग ना करें। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी टेस्ट एंड प्रोसीजर, तो बाय द अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी टेस्ट एंड प्रोसीजर्स भी हम लोग ये जो क्वाटिनरी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको अपना सकते हैं। सो थैंक यू। तो आज का क्लास जो है यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीयर ग्रुप्स में शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल पाए। और अगर कोई आप दूसरे टॉपिक पे भी क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।